देखिए, कहते हैं नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। और सकारात्मक सोच और कुछ कर गुजरने का जो जुनून है, तो आपको सफल होने से तो कोई रोक ही नहीं सकता। और न्यूज 21 के स्पेशल प्रोग्राम खास मुलाकात में हम आपको सफलता के शिखर पर पहुंचने वाली हस्तियों से मिलवाएंगे, साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी लाइफ का सक्सेस मंत्र क्या है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 21 चैनल के स्टूडियो में कांग्रेस के युवा नेता नमल निमावत के साथ हम आज खास मुलाकात करेंगे। तो निमावत जी, सबसे पहले न्यूज 21 में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका आभार कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आप राजस्थान की वीरों की धरती से बिलोंग करते हैं, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपके जीवन के परिचय के बारे में बताएं। कुछ आपकी ऐसी यादगार पल, खेत खलियान हो, स्कूल है, दोस्ती यारी हो, करियर से जुड़ी हो, आपकी निजी जिंदगी के बारे में, जिससे आपके जो दर्शक हैं वो ज्यादा से ज्यादा आपके बारे में जान सके। सबसे पहले तो मैं न्यूज 21 के चैनल के सभी दर्शकों को और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। मैं राजस्थान का एक छोटा सा जिला है, दौसा जिला, जिसको लालसोट तहसील, उसके गांव में एक छोटी झांपदा, तहसील नहीं बन गई, निजरना भी नई तहसील बनी, छोटी झांपदा से बिलोंग करता हूँ। वहीं के सरकारी स्कूल में पढ़ा और 2000 के अंदर में पढ़ने में मेरी पढ़ाई इतनी अच्छी थी नहीं, तो घर वाले बड़े टॉर्चर करते थे पढ़ाई को लेके कि पढ़ लो। तो जिस बच्चे का मन ही नहीं था पढ़ाई में, तो कैसे पढ़ता। तो मैं जयपुर आ गया और अपने धीरे काम धंधे करते करते इस राजनीति में मैं कब कांग्रेस में गया मुझे खुद को भी नहीं पता चला। अच्छा। एक दोस्त था, यूनिवर्सिटी का लीडर था, उसको चुनाव लड़ाया, पोस्टर लगाते कब कांग्रेस में हो गए हमें खुद को नहीं पता चला। तो ऐसा कोई विशेष तरह से कांग्रेस ज्वाइन नहीं करी, बट पार्टी ने मेरे को लगभग 10 से 12 पद देकर नवाजा और पार्टी ने जो सम्मान दिया, मैं पार्टी का तहे दिल से, पार्टी के जो भी लीडर हैं उनका आभारी जी। तो आपकी स्कूली जो शिक्षा, जैसे कि आपने बताया, देखिए सबका अपना एक रुझान होता है, कोई किस चीज में बढ़िया होता है, कोई किस चीज में बढ़िया होता है। तो आपका कहने का मतलब कहीं ना कहीं राजनीति में आपकी बातों से लगा कि रुझान आपका थोड़ा पहले से ही था, ये कह सकते हैं। रुझान के बेसिकली जब 10th का एग्जाम था तो हम एग्जाम लूज कर दी। तो रात को घर वालों ने डांटा, फिर वो कूली मूवी चल रही थी, तो मैंने ठीक है मूवी देखो अपने, तो कोई बात नहीं। कूली मूवी से देखा अगर एक कूली इतना बड़ा आदमी बन सकता है, बिल्कुल, तो ये तो सिर्फ नाटक के क्रम था, फिल्माया दर्शाया गया कार्यक्रम है कि आदमी जिंदगी से लेके ही बनाई जाए। बिल्कुल लगा कि कूली इतना बड़ा आदमी बन सकता है, तो हम भी एक कूली की हैसियत से डाउन थी हमारी हैसियत, बिल्कुल गरीब घर से बिलोंग करते थे। तो जयपुर आए और अपना तन मन धन हमारे पास था नहीं, तन मन लगा के काम किया, नेकी नियति ईमानदारी से काम किया, किसी का दिल नहीं दुखाया और धीरे धीरे करते करते राजनीति में अभी हमने एक चीज नई शुरू की कि लोगों का मदद करेंगे जितनी हमसे बन पड़ेगी। फिर मेरे थोड़ा सा एक स्लोगन है जो मेरे हर साइड सोशल मीडिया पे, सब जगह, मेरे व्हाट्सएप पे मिलेगा आपको, प्लीज बताएं, कि जरूरत पड़ने पे सलाह नहीं साथ देंगे। सलाह तो हर कोई आदमी दे देगा आपको, तो साथ देने वाले बहुत कम होते हैं। तो हम जरूरत पड़ने पे किसी का सलाह तो किसी को देते ही नहीं है, जितना हमसे बन पड़ेगा उसका उतना साथ देते हैं। परिवार में कितने लोग हैं आपके? वैसे भरा पूरा परिवार है गांव में, तो बट जयपुर में मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा और बेटी, हम 4 लोग रहते हैं। छोटा भाई है वो सांगानेर रहते हैं जी। वैसे भरा पूरा परिवार है, मदर फादर हैं। तो राजनीति में आपके परिवार में सिर्फ आप ही हैं या कोई और भी, मतलब कोई परिवार का सदस्य ऐसा जो राजनीति में वो भी काम कर रहे हो, देश की सेवा कर रहे हो राजनीति के जरिए? नहीं, मेरे परिवार में ऐसा नहीं है। मेरे फादर बहुत पहले चुनाव लड़े थे, वो अच्छा। वार्ड उसका मेंबर होता, पंचायत बहुत छोटा चुनाव होता है, और वो 7 वोट से चुनाव हार गए थे। तो मैंने उस दिन ठाना था कि राजनीति में चुनाव हारना जीतना लगा रहता है, ये तो लगा रहता है, बिल्कुल। वहीं से फिर मेरी वाइफ को मैंने चुनाव लड़ाया, जिला परिषद सदस्य का, महिला सीट थी जी, और 5280 वोटों से जिस पंचायत से मेरे फादर हारे थे, जिस छोटे से वार्ड से, उनकी 11 पंचायतों से चुनाव लड़ाया और 5280 वोटों से मेरी वाइफ चुनाव जीती। 2015 में जिला परिषद सदस्य बनी जी, बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने। देखिए, सही में इसीलिए कहा जाता है कि सिर्फ सांसें चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते हैं, आंखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना भी बहुत ही जरूरी है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जीवन में आपने जो ख्वाब देखने का एक जो शुरुआत की, वो कहाँ से की? बताएं, आपके छोटे से गांव से रहने वाले हम जयपुर आए। जी बिल्कुल। जयपुर में 600 महीने में नौकरी करी। बिल्कुल, मैं यही जानना चाह रही थी आपसे कि चलिए राजनीति में आप हैं, पर एक
स्थायी इनकम भी होना बहुत जरूरी होती है। यहाँ एक झोटाना वर्कशॉप था, वहाँ रहने को रूम दे दिया, 600 महीने में नौकरी पे लगा दिया, बट सपने बड़े थे। परिवार शुरू से व्यापारिक रहा है, तो सपने वैसे ही थे, जो आदमी कहता जैसा घर में देखता वैसे करता है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर नौकरी चेंज करी, 2,500 रुपए की नौकरी ज्वाइन करी, बट उससे भी संतुष्ट नहीं हुए। फिर धीरे धीरे ट्रेवल्स का काम चालू किया। ट्रेवल्स का काम करते करते हम रियल एस्टेट के कारोबार में घुस गए और राजनीति में घुस गए। तो ऐसा लगा कि 1 लाख रुपए इकट्ठे करेंगे और गांव चले जाएंगे, किराने की दुकान खोलेंगे। पहले ऐसा सोचा था, ऐसा लगा कि 1 लाख रुपए बहुत है, इनफ है। फिर 1 लाख रुपए हुआ तो नहीं यार, कम पड़ेंगे, 10 इकट्ठे करते, कुछ बड़ा करने की आपका हमेशा से रहा। फिर 10 लाख रुपए इकट्ठे किए, तो ऐसा लगा नहीं यार, एक काम करते हैं, 10 लाख में घर भी नहीं बनेगा और मजा नहीं आएगा, थोड़ा समय नजदीक आ गया। 1 करोड़ रुपए होते ही अपन गाँव चलेंगे, वहीं बढ़िया से किराने की दुकान खोलेंगे, कुछ काम करेंगे, गाड़ी घोड़े घर वर बना के और आराम की जिंदगी जिएंगे, खेती करेंगे, मस्त रहेंगे। कब 1 करोड़ हुआ और कब हम जयपुर में हो गए हमें पता ही नहीं चला। और आप जनता के दिलों में भी अब राज करते हैं। आप एक जाना माना चेहरा है नवल जी, और आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम खास मुलाकात में इन्होंने अपना वक्त दिया, बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी जो जनता है वो नवल जी के बारे में काफी कुछ जानना चाहेगी। तो देखिए नवल जी, बहुत सारी बातें हैं, पर एक बहुत ही खूबसूरत किस्सा जो हमें आपके बारे में, जब आपके बारे में सर्वे किया, पता चला कि देखिए हर पिता अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। आप भी अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आपकी एक बेटी का बड़ा ही खूबसूरत वाकया जो है सोशल मीडिया पे भी आप काफी वायरल हुआ था, और ये पता चला था कि कोरोना काल में आपकी बेटी ने आपसे पूछा था कि आपके यहाँ कोई किराएदार रहते हैं, और उन्होंने आपसे पूछा था, आपकी बेटी ने, कि पापा ये किराया कैसे देंगे। और इस बात पे आपने, मुझे जहां तक पता है कि आपने 2 महीने का किराया माफ कर दिया था। क्या ये बात सच है? इतनी अच्छी शिक्षा उस बच्ची के मन में इतने कम उम्र में कैसे आई? मेरी बेटी जबकि 2 साल की, जब से उसको कहना है पापा मुझे IPS बनना है, और मैं बता रहा हूँ आज आपके चैनल के माध्यम से जी, उसका टैलेंट है। वो आज की डेट में भी कि IPS की तरह सोचती है अपने आप को, वो वहीं रख के बात करती है। ये सोच आज भी, मतलब आप कभी उसका इंटरव्यू करोगे तो आपको लगेगा कि लड़की IPS बनेगी, 100% IPS। बिल्कुल जरूर, बिल्कुल सर। वो जब कोरोना काल के अंदर मेरा एक रेस्टोरेंट था हल्दीघाटी गेट पे, पिंक सिटी रेस्टोरेंट, वहां से हमने 3000 लोगों का एवरीडे खाना बनाते थे, बिल्कुल मुफ्त। 1500 लोगों की लाइन लगती थी। तमाम कलेक्टर साहब, SDM साहब, लोकल जो भी ऑफिसर थे, उनके कहने पे सीतापुर एसोसिएशन थी, वहां से मैं CM हाउस की तरफ से मेरे को लगाया गया था कि कोई फैक्ट्री चीज नहीं हो, किसी परेशानी नहीं है और कोई गरीब मजदूर भूखा नहीं मरे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सोच, और काफी आपकी पोस्ट देखी हमने। मेरे घर पे मेरी बेटी मेरी मुखिया है मेरे घर की, आज भी 10 साल की है वो, आज भी डिसीजन उसके चलते हैं। बेटी और लक्ष्मी के रूप होती है। मेरे घर में 4 पीढ़ी से बेटी नहीं है किसी के। मेरे दादाजी के सिस्टर नहीं है, मेरे फादर के सिस्टर नहीं है, मेरे भी सिस्टर नहीं है। तो घर में बेटी हुई तो ऐसा लगा कि हमने तो जन्नत देख ली बेटी। बिल्कुल, लक्ष्मी आ गई। हाँ, हर चीज आज भी, मतलब मेरे घर जाओगे तो आपको माहौल दिख जाएगा कि मेरी बेटी की कितनी चलत है। उसने कह दिया वो ओके। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि छोटी सी बच्ची जो भी इतनी बड़ी नहीं हुई हो, पर इतनी बड़ी बात कह रही है कि इनके पास पैसे नहीं है तो ये किराया कैसे देंगे। उसने यही चीज कहा कि पापा हमारा खुद का घर है, चलो हमें किराया नहीं देना पड़ता। देखिए हमारे जो किराएदार हैं वो कहाँ से किराया देंगे। मेरे को ये बात बड़ी लगी, बहुत बड़ी बात है। किसी बच्ची जो दिमाग हमारे में नहीं आई, अच्छे अच्छे लोगों में नहीं आई। नहीं, पर ये संस्कार आप ही लोगों के हैं। हाँ, ये कह सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। बड़े बुजुर्गों का और परिवार के जो संस्कार हैं वो बच्चों में देखते हैं, वही सीखते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो काफी कुछ हमने आपके, नवल जी, आपकी निजी जिंदगी के बारे में भी बातें बहुत सारी हैं और हम एक एक करके आएंगे। दर्शक आपको काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि आपका एपिसोड कब आए, और आई एम श्योर कि आपके बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कांग्रेस पार्टी से आप जुड़े हुए हैं जी। तो मैं सीधा अब ये जानना चाहूंगी कि कोई खास वजह कांग्रेस पार्टी से जुड़ने की? बिल्कुल खास वजह है, बताइए प्लीज हमारे दर्शकों को। कांग्रेस पार्टी कभी भी देश बांटने की बात नहीं करती है। आप देश एक परिवार की तरह है और कांग्रेस पार्टी एक परिवार को मुखिया के रूप में चलाती है। और परिवार के मुखिया का, घर में अगर 5 बेटे हैं फादर के, तो उस फादर के लिए या वो दादाजी के घर में जो मुखिया है उस दादा के लिए तमाम वो पोते वो बेटे सब बराबर के निगाहों से देखते हैं कि मेरा ये बेटा भी तरक्की करे और मेरा ये पोता भी और इस परिवार भी तरक्की करे। तो कांग्रेस परिवार कभी भी देश को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई उनको लड़ाने की बात नहीं करती। हम सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं। हर जाति और हर धर्म को लेके
कांग्रेस पार्टी हमेशा लड़ती आई है, सत्ता में रही तो सबका काम किया है, विपक्ष में रही तो समान रूप से सबकी लड़ाई लड़ी है। ऐसा नहीं है कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कभी किसी में भेदभाव नहीं किया। मैं जाति से ब्राह्मण हूँ और मन तोड़ू मंदिर का, ये जिस मंदिर की बात करते हैं, मैं किसी अभी दो राजनीतिक आरोप नहीं लगाने की बात नहीं, हम एक नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं क्योंकि आप पार्टी से जुड़े हुए हैं। जिस सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, जिस भगवा की बात करते हैं, मेरे घर में ठाकुर जी का मंदिर है बिल्कुल, और मैं भगवा में लिपट के पैदा हुआ हूँ। बिल्कुल, जिस दिन माँ की कोख से बाहर आया था मैं, तो मेरे घर में मंदिर में तौलिए के चढ़ावे आते हैं, तो भगवा कलर का होता है। बिल्कुल होता है। मैं पहली बार जब पैदा हुआ, जब आया ने आई जो होती है हमारी, हाँ बिल्कुल, तो उसने गोदी में लिया तो वो मैं भगवा कलर में था। और अभी 400 साल पुराना मंदिर है मेरे गांव में, अभी उसका काम चल रहा है, रेनोवेशन का पूरा तोड़ा है, दोबारा नए सिरे से बना है, लगभग 1 करोड़ या 1.25 करोड़ रुपया खर्चा होगा। तो बात करना आसान है धर्म की, और धर्म को लेके चलना और भगवान की सेवा करना बड़ा टिपिकल काम है, उसमें खर्चा होता है। तो हर आदमी अपनी जेब फूंक के, अपना घर फूंक के भगवान की जो सेवा करेगा, भगवान को कहीं ना कहीं फल देता है, फल देगा। देखिए नवल जी, कहीं ना कहीं देखा जाए, राजस्थान की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने काफी अच्छा काम भी किया था, ऐसी बात नहीं है, काफी अच्छा काम किया था, पर कुछ ही वोटों की वजह से वो पीछे रह गए थे, मैं ये कह सकती हूँ। तो इस बार कितनी उम्मीद है, लोकसभा के चुनाव सामने है? देखो, लोकसभा की हमारी तैयारी जोरों पे है, और कोई खास एजेंडा आपको लगता है कि इस बार, पिछली बार ये कमी रह गई थी पर इस बार तो ये हम ध्यान में रखेंगे और कर पाएंगे? पिछली बार हम हमारी गलती से हारे, हम विपक्ष से कभी भी नहीं हारे, ये हमारे सीनियर लीडर भी क्या कमी रह गई थी ऐसी? आपस में परिवार में जब कोई छोटी मोटी बात होती तो वो गृह क्लेश आपके परिवार को खा जाता है, ऐसी हमारे परिवार का गृह क्लेश हमको खा गया। कुछ कार्यकर्ताओं की नाराजगी रही, कार्यकर्ताओं की नाराजगी की वजह क्या थी? वजह ये रही कि ठीक है, आप देखिए, सरकार बीजेपी हमारी सरकार गिराना चाहती थी। अब कई एमएलए जैसे थे जिनके टिकट भी कटे, जिन एमएलए टिकट के अपनी मनमर्जी से काम किए, कार्यकर्ताओं के काम नहीं हुए, कहीं ना कहीं हमको हमारे ही लोगों की वजह से हमारी सरकार गई है। इस बार बराबर की टक्कर रहेगी राजस्थान के अंदर, बराबर की टक्कर रहेगी, बराबर की टक्कर। अगर बीजेपी सोचती है कि हम 25-0 का सिर्फ ये जो तीसरी बार कर देंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है और उनका एक झूठा अफवाह है, जो देखते रहेंगे वो रहेगा। खैर, ये बात तो सही है, ये तो जनता जनार्दन होती है, ये कब क्या कर दे किसी को नहीं पता, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी सब कोशिश, कोई भी पार्टी हो, उनके कार्यकर्ताओं सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, इसमें आप लोगों की तरफ से खैर कोई कमी नहीं है। तो हम थोड़ा आपके सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं, आपके निजी जिंदगी के बारे में बात की, आपकी पार्टी से जुड़ी बात की, आपके करियर के बारे में बातचीत, परिवार के बारे में बात की। 21 मई 2023 का एक आपका फेसबुक पोस्ट है जिसमें आपने लिखा है, नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री को। इस बात से आपका क्या तात्पर्य था? देखिए, मैंने ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए लिखा है कि हिंदुस्तान के अंदर जो राष्ट्रपति हैं वो देश के प्रथम नागरिक होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल, वो देश के प्रथम नागरिक। और जो संसद भवन है वो देश का उत्तम और सर्वोच्च भवन है, बिल्कुल देश के सबसे सर्वोत्तम भवन है, और उसका उद्घाटन देश का फर्स्ट नागरिक करना चाहिए। अब या तो प्रधानमंत्री जी को फर्स्ट नागरिक, प्रधानमंत्री को घोषित करें, संसद में अपना विधेयक लाए, उसको पास करें, या फिर राष्ट्रपति जी से कराना चाहिए था। ये दोनों चीज प्रधानमंत्री जी खुद ही तय कर रहे हैं कि देश के फर्स्ट नागरिक राष्ट्रपति जी हैं और उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करेंगे। ये आपकी निजी राय है या मतलब ये आपका, ये जो आपका कहना है, ये निजी आपकी राय है? ये मेरी बेटी का सवाल था। अच्छा, ये सवाल भी मेरी बेटी का था। ये सवाल मेरी बेटी का था। तो ये सवाल मेरी बेटी के माध्यम से मैंने सोशल मीडिया पे, तमाम मीडिया पे पहले भी कहा मैंने, और इसका एक न एक दिन कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं विदेशी ताकत की। हम अंतरराष्ट्रीय बाजार में, अंतरराष्ट्रीय जो जितने भी देश हैं उसके अंदर हम अपना दबदबा बढ़ा रहे हैं। हम कैसा दबदबा बढ़ा रहे हैं? हमारे राष्ट्रपति को हम पीछे रखते हैं, जो देश का सर्वोच्च पद है उसकी गरिमाएं को हम तार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी थोड़ी तय करते हैं, आज ये जनता तय कर रही है, अन्य जो लोग हैं वो तय कर रहे हैं ना। कहीं नहीं, देश में आज की डेट में सिंगल ऑर्डर्स हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के, सब कुछ वही तय करते हैं। अब वो किसके माध्यम से बाहर आता है ये एक अलग इश्यू है, पर तय वही करते हैं। राम मंदिर की भी बात कर लें, वहां पे भी उनको काफी सम्मान मिला उनके हाथों से,
बिल्कुल, राम मंदिर के पूजा हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय हमारे जो कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव जी तरुआई, उनकी इच्छा थी कि राम मंदिर बने। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब बीजेपी की सरकार थी उस समय आया, हम उसका भी सम्मान करते हैं और हम हिंदू हैं, राम मंदिर के पक्ष में पहले भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। बिल्कुल, मैं पहला ऐसा इंसान हूं, पार्टी क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है राम मंदिर के बारे में, क्योंकि मैं इतना बड़ा लीडर नहीं हूँ। नहीं सर, बिल्कुल आप बात करें। ठीक है, मैं इतना बड़ा लीडर नहीं हूँ, बट मैंने पूरे जयपुर शहर के अंदर मेरे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की, आप मेरे पोस्टर कहीं देखे होंगे, पूरे शहर में लगे थे। बिल्कुल देखे हाँ, थे, होर्डिंग्स देखे थे। राहुल गांधी जी की फोटो लगा के, राम मंदिर की फोटो लगा के, मैंने अपनी फोटो लगा के, मेरे शुभचिंतकों ने फोटो लगा के पूरे शहर में राम मंदिर की बधाई दी। मैंने बड़े अच्छा सा जुलूस निकाला। तो राम तो हमारे पूर्वज है, एक तरीके से हमारे भगवान, हिंदुस्तान की धरती पे रहते हैं और इस चीज का हमें सम्मान मिलता है, करना भी चाहिए। देखिए, आपकी एक फेसबुक पोस्ट हमने देखी थी 22 मई 2023 की थी आपकी एक फेसबुक पोस्ट, जिसमें आप देश के पहलवानों के धरना स्थल पर जाकर आपने उनको समर्थन दिया था, आप उस सभा में भी सम्मिलित हुए थे, संबोधित करने का आपको मौका मिला था। तो कुछ वाकया उस बारे में बताना चाहेंगे? ये मैं देश के पहलवानों के धरने में इसलिए, देश की वो बेटी जो न्याय के लिए लड़ रही थी, तो हर देशवासी का एक नैतिक जिम्मेदारी थी कि देश की बेटी की न्याय में, लड़ाई में बराबर का भागीदार बने और लड़ाई में। आज मैं एक छोटी सी बात को घुमा के बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल बोलिए, आपका मंच है सर, आप बताएं जो भी कहना चाहते हैं। मेरी धर्मपत्नी अपना परिवार छोड़ के, वो 18-20 साल वहां पढ़ती है, बड़ी होती है, अपने माँ बाप रिश्तेदार अपना घर छोड़कर मेरे घर आती है। अब ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, मैं उसको कैसे रखता हूँ? बिल्कुल, मेरी सोच ये है कि वो अपना घर छोड़ के, सब कुछ छोड़ के आपके लिए आ सकती है, तो पहला चीज आपको उसकी हर इच्छा का ख्याल रखना है, उसको हर तरीके से प्रोटेक्ट करना है, उसको हर वो खुशियां मिले जो उसके माँ बाप के घर मिली, उससे ज्यादा देने की कोशिश करो। बिल्कुल। औरत ही हमेशा त्याग क्यों करे? बहुत अच्छी सोच है। औरत ही हमेशा त्याग क्यों करे? तो ये पहल हमको करनी है। तो ये पहल मैंने अपने आप से की कि मेरी जो वाइफ है, जो अपने परिवार में जितना भी उसने हंसा खेला कूदा, जो परिवार में आराम किया, परिवार से प्यार मिला, उससे ज्यादा उसको मेरे घर में मिलता है। कभी आप पूरा आपके कैमरे लेके मेरे घर आना, मेरी वाइफ से पूछना, वो बताएगी, क्योंकि यहाँ चैनल पे बोलना बहुत आसान है, घर की परिस्थितियां डिफरेंट होती हैं, पर मेरे घर आना आपका वेलकम है। इसलिए मैं देश की बेटी की लड़ाई लड़ने गया कि ये चीज मेरी वाइफ के साथ भी हो सकती थी, मेरी बहन जो मुंह बोली बहन है, धर्म की बहन है, उनके साथ भी हो सकती है, किसी के साथ। काफी जो जनता ने आपका जो पोस्ट था वो हमने देखा, और काफी जनता ने नवल जी को उस वाकये के बाद काफी सराहा, काफी सपोर्ट किया, काफी तारीफें इनको मिली इस बात पे कि इन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया था। 25 मई 2023 की एक आपकी पोस्ट है, बड़ा ही छोटी सी बात लिखी थी आपने, पर बड़ी ही करकराती खरी हुई बात मैं कहूंगी लिखी थी आपके फेसबुक पोस्ट में। 9 साल नो कॉन्फ्रेंस, तो किस पे आप निशाना साध रहे थे इस बात से? देखिए, आप सब जानते हैं, मैं खुल के बोलने वाला, मैं खुल के बोलता हूँ, ये निशाना देश के प्रधानमंत्री जी पे था। हिंदुस्तान की एक बड़ी संख्या जो बहुमत की तरफ बीजेपी को लेके गई और बहुमत दी, देश का प्रधानमंत्री उनको चुना गया और देश के प्रधानमंत्री से हर जनता रूबरू होना चाहती है, उनके विजन सुनना चाहती है, मीडिया सवाल करना चाहता है, क्योंकि देश के अंदर क्या हो रहा है, एक प्रधानमंत्री अपने कमरे में बैठ के या संसद में बैठ के या पीएम हाउस में बैठ के तय नहीं कर सकते कि देश में क्या हो रहा है। कॉन्फ्रेंस पे मैं एक बस बात रखना चाहूंगी, ऐसा नहीं लगता आपको कि प्रधानमंत्री जी ने कई काम भी किए हैं? अगर आप बात करें अच्छे कामों का हम सम्मान करते हैं। हाँ, कमरे में बैठ के, तो इंडो फ्रांस अभी अपने जयपुर में, राजस्थान में इंडो फ्रांस जैसे और ऐसे कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना देश प्रमोट हो रहा है, आपको नहीं लगता? मैं फिर कह रहा हूँ, जो काम अच्छे किए मैं उसकी तारीफ करता हूँ, ठीक है। कांग्रेस के जो पीएम थे उन्होंने भी किया, इन्होंने भी कुछ काम अच्छे किए, उसकी मैं तारीफ करता हूँ। बिल्कुल, मुख्यमंत्री मैं ये बोल रहा हूँ कि देश की बेटी का अपमान करना इनका शुरू से ही है। इन्होंने किसी की बेटी से शादी की, वो किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी, किसी की बुआ थी, उसको दर दर की ठोकरें खाने के लिए, चलो वो तो उसकी सरकारी नौकरी थी, अपनी जीवन यात्रा पे कर ली। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी 3 बार सीएम रहते हुए हलफनामे में, अपने एफिडेविट में कह रहे हैं कि मेरी शादी नहीं हुई है, मैं कमा रहा हूं, और जब देश के प्रधानमंत्री का चुनाव तो पहली बार लिखते हैं कि मैं मैरिड हूं। ऐसा देश की बेटियों के साथ छलावा क्यों नहीं करना चाहिए। फिर दूसरी चीज,
मैं 9 प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए लिखी कि आपने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। आज आप मीडिया वाले हो, बाजार में घूमते हो, हर व्यक्ति का, अमीर का, गरीब का, अपाहिज का, मजदूर का, किसान का, बहन का, बेटी का, हर व्यक्ति का दुख दर्द आपके पास आता है कि हमारे साथ ये घटना घट रही है। आप देश के प्रधानमंत्री से सवाल नहीं कर सकते, तो आप अपनी बात कैसे पहुंचाओगे प्रधानमंत्री जी के पास, ये आप बताओ। कैसे पहुंचाओगे आप प्रधानमंत्री जी के पास अपनी बात की देश में क्या हो रहा है? हो सकता है प्रधानमंत्री जी जो ऑफिसर हैं वो देशवासियों को जो भी तकलीफ हो रही है वो बता ही नहीं रहे हो। मैं प्रधानमंत्री जी की मंशा पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं सवाल उस व्यक्ति पे उठा रहा हूँ जो जनता से रूबरू नहीं होना चाहते हैं। प्रेस के बंदे हैं, मीडिया के बंदे हैं, उनसे बात नहीं करना चाहते। हो सकता है आप 100 सवाल करोगे, 10 सवाल तो काम के होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो 10 सवाल देश की रीति नीति तय कर सकते हैं, रीति नीति तय कर सकते हैं। तो सर चलिए, ये तो था आपसे, हमने आपकी कुछ पोस्टें देखी सोशल मीडिया, क्योंकि आप काफी, नवल जी काफी एक्टिव रहते हैं, क्योंकि समाज सेवा ले लें या अपनी पार्टी के लिए ले लें, ये हर वक्त इनका जो स्केड्यूल है बहुत ज्यादा बिजी रहता है। दिन के 18 घंटे, 19 घंटे इनका वाकई में जनता के लिए जाता है, और ये सिर्फ हम कह नहीं रहे हैं, इनका काम हमने देखा है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं नवल जी की। देखिए, होता है ना कि जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की हो, उसने कभी कुछ सीखा नहीं है ना, वो सीखने की कोशिश करता है। कभी आपको ऐसा लगा जीवन में कि आपसे कोई गलती हुई हो और आगे क्या नया करने की अंदर से आपकी इच्छा होती है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति काम करेगा उससे गलती होना स्वाभाविक, बिल्कुल स्वाभाविक है। मेरे को आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने काम किया हो और गलती नहीं हुई। जी, मेरा सवाल वही था। गलती हो जाती है तो उसको सुधारने की कोशिश करो। सीख आपने ऐसी ली अपने जीवन से? ये पर्सनल सवाल है, आपकी जिंदगी से जुड़ा कि कोई ऐसी सीख आपको लगी कि काश मैं ये ना करता और अब मैं ये नहीं करूंगा? देखो, ये तो हर मोड़ पे इंसान को लगता है कि मैं काश ऐसा नहीं करता, ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं करता, ऐसा हो जाता। लेकिन जो समय पे जो विधाता ने जो लिख दिया वो आपके साथ होना तय है। बट आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। विधाता के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। बिल्कुल, हो सकता है देरी लगेगी, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, आपको वहां न्याय मिलेगा। तो कभी भी किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को बेवजह परेशान मत करो, और जितना हो सके हर संभव उसकी मदद करो। अगर मैं राइट बता रहा हूँ, मेरे पास 2 रोटी खाने को है और यदि मेरे पास कोई व्यक्ति आ जाएगा तो मैं उसको 1 रोटी देने में सक्षम हूँ। मैं 1 रोटी खा के अपना पानी भर के पेट भर लूंगा, 1 रोटी उसको दे दूंगा। कि हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। चलिए, कम से कम आप अच्छा लगा ये जानकर, आपने कहा कि 2 रोटी है तो 1 रोटी आप खाएंगे और 1 रोटी उसको खिलाएंगे। जो लोग सिर्फ दिखावे के लिए काम करते हैं वो कहते हैं हम उठा के दोनों की दोनों रोटी दे देंगे। तो चलिए, आप इससे ये पता चलता है कि आपके जीवन में आप कितने निष्ठावान हैं। देखिए, बेहतर से बेहतर कहते हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। ऐसा क्या आपके जीवन में कोई वाकया नेमावत जी जिसकी आप तलाश करना चाहते हैं? कोई ऐसी चीज जो आप पाना चाहते हैं, ऐसी चीज जिसको आप खोजना चाहते हैं लाइफ में? देखिए, मेरी हार्दिक इच्छा है कि चुनाव लड़के जनप्रतिनिधि बनना चाहता हूँ और लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। ठीक है। मैं आपके चैनल्स के माध्यम से आज इस जो मेरा ऑडियो और वीडियो दोनों बिल्कुल बिल्कुल ये रिकॉर्ड रहेगा और इसको रखना। मैं जिस दिन भी जनप्रतिनिधि बना, पूरा हिंदुस्तान कम से कम उस व्यक्ति की मेरी बात करेगा कि जनप्रतिनिधि कैसा होता है। बिल्कुल होता है, हम तो चाहेंगे कि आप समय समय पर आते रहें। बिल्कुल मैडम, आपका स्नेह और आपका प्यार, जो आपकी पूरी टीम के लिए बहुत शुभकामनाएं भी हमारी पूरी टीम की तरफ से। बिल्कुल, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि कभी जिंदगी के अंदर जनप्रतिनिधि बनने पे, चाहे मेरी जिस सीट से मैं जीता हूँ वो सीट चले जाए, लेकिन गलत न करूंगा, नहीं होने दूंगा। दोनों चीजें करूंगा भी नहीं और होने भी नहीं दूंगा। चाहे सदस्य मैं विधानसभा का सदस्य बनूं, लोकसभा का सदस्य बनूं या और कोई सदस्य बनूं, मेरी सदस्यता चली जाए, लेकिन मैं जनता के साथ, आम जन के साथ गलत नहीं होने दूंगा। उसके लिए किसी भी हद तक लड़ाई लड़नी पड़े, आप लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, चाहे पूरा बर्बाद हो जाऊं, उसके लिए लोगों के साथ अन्याय नहीं होने। आपकी जैसी जितनी अच्छी सोच है, हम तो यही चाहेंगे कि आप ऐसी ही प्रगति करते रहे। नवल जी, कुछ भी आपके दिल में कोई मैसेज, कुछ भी, और कुछ बात, एक आखिरी बात आपका, मुझे पता है कीमती समय है बहुत, अभी आपको और दूसरे आपका स्केड्यूल है, आपको जाना है, कुछ आखिरी बात अपने रखना चाहेंगे जनता के आगे? देखिए, मैं मेरी पार्टी की बात करता हूँ। हर आदमी अपनी पार्टी से खुश रहता है, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो।
मेरी पार्टी ने मेरी छोटी सी उम्र के अंदर मेरे को अभी जवाहर बाल मंच का राजस्थान का चेयरमैन बना रखा है, जो एक एआईसीसी का प्रकोष्ठ है जिसका मैं राजस्थान का चेयरमैन हूँ। ये पोस्ट मिलती है आफ्टर 55 के बाद। मैं पहला 37 साल का ऐसा लड़का हूँ जो किसी प्रकोष्ठ का राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष हूँ। बड़ी बात है अपने आप में। मैं जयपुर शहर का डीसीसी का वाइस प्रेसिडेंट रहा। हिंदुस्तान में सबसे कम उम्र का मैं डीसीसी का वाइस प्रेसिडेंट रहा। मैं एनएसवाई में कल्चर सेल का राजस्थान का चेयरमैन रहा। 18 दिसंबर 2008 को मैं एनएसवाई में कल्चर सेल का चेयरमैन बना राजस्थान को। मैं 2007 में एनएसवाई का जयपुर शहर उपाध्यक्ष था। एनएसवाई का स्टेट सेक्रेटरी रहा, डीसीसी में रहा। मैं यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता 5 मई 2020 को मैं यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता बना। मैंने 3 साल का कार्यकाल वहां पूरा किया। उसके बाद अभी मुझे पिछले 3-3.5 महीने से जवाहर बाल मंच का राजस्थान का चेयरमैन क्या बात है नवल जी, इतनी कम उम्र में, जैसे कि आपने बताया मात्र 37 साल की उम्र में इस तरह की उपलब्धियां पाना, ये वाकई में कोई छोटी बात नहीं है। नॉर्मल मध्यम परिवार से जब कोई उठता है बड़ी ही दिक्कतें आती हैं। कई बार इंसान अपना संघर्ष छोटे से एक इंटरव्यू में बता नहीं पाता, पर वो उनके काम में दिखती है कि किस तरीके से ये 18-18, 19-19 घंटे जो है वो देश की जनता के लिए पूरी तरीके से समर्पित हैं। तो नवल जी, आपसे आज जितनी भी मैंने बातचीत की, हम चाहेंगे कि आप आते रहें, ऐसी प्रगति करें। पर जितने भी आपसे नवल जी मैंने बात की, मुझे बात करके वाकई में आपसे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व है आपका और आपकी बातों में एक पॉजिटिविटी मुझे जो दिखी, और हर आपका नजरिया बहुत अच्छा है लाइफ को लेकर। आप जैसे ही लोग होने चाहिए तो जिंदगी में काफी कुछ पाया जा सकता है। तो नवल जी बहुत बहुत कहते हैं कि डर के आगे जीत है, तो डरना भी जरूरी है ताकि हम सिस्टम में रहें, और डर पे जीत भी दर्ज करनी है, तो डर के आगे जीत है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं आगे। बिल्कुल, आगे ऐसे सिलसिले जारी रहेंगे, मिलते रहेंगे नवल जी। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नवल जी कि आपने अपना कीमती समय निकाला, और हमारे न्यूज़ 21 की पूरी फैमिली की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही आपकी पार्टी के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के हमारे खास प्रोग्राम, खास मुलाकात में बस इतना ही। देश और प्रदेश की छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे और देखते रहे न्यूज़ 21। नमस्कार, जय हिंद।